गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का जो टॉपिक है वो आपका है द ईयर ऑफ डिप्रेशन। देखिए, अगर हम रिकैप करें तो हम लोगों ने पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस पढ़ा था कल, और उसमें जो है बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक को हमने थोड़ा सा पढ़ा था। उसके बाद जो है पढ़ा था सोवियत वर्कर्स एंड सेलर्स जो है उन्होंने कैसे कैसे अपनी वर्कर्स जो थे, जो सेलर्स थे, उन्होंने कैसे सोवियत स्टैब्लिश की। सोवियत का मतलब होता है ग्रुप। उसके बाद जो है हमने स्पार्टासिस्ट लीग के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द ईयर ऑफ डिप्रेशन। तो ईयर ऑफ डिप्रेशन क्या है वो देखते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है, ईयर ऑफ डिप्रेशन की शुरुआत जो है वो होती है 1924 से 1928 के बीच की। ठीक है, द ईयर बिटवीन 1924 एंड 1928, द ईयर बिटवीन 1924 एंड 1928 saw some stability, yet this was built on sound German investments and industrial recovery were totally depends on short term loans लार्जली फ्रॉम द यूएसए। देखिए, 1924 से 1928 के बीच में देखेंगे तो वहां पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी थी। स्टेबिलिटी मतलब इकोनॉमी उसकी ठीक ठाक चल रही थी, अभी तक डिप्रेशन नहीं आया था। ठीक है, तो इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही थी। और यहां पे क्या था, सैंड जर्मन इन्वेस्टमेंट्स हो रहा था। तो वो हो कहां से रहा था, एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी हो रही थी। जो हम कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी नुकसान हुआ था, या आपने पढ़ा था कि जब जर्मनी ने जो है 1923 में जो है लोन नहीं पे किया, तो फ्रांस ने जो है उसका एक रूर इंडस्ट्रियल एरिया होता था जिसको फ्रांस ने ले लिया था। तो यहां पे इंडस्ट्रियल रिकवरी होने लगी थी। और वो इंडस्ट्रियल रिकवरी कैसे हो रही थी, दावेस प्लान के थ्रू हो रही थी। दावेस प्लान हमने आपको बताया था कि अमेरिका जो था वो जर्मनी को छोटे छोटे लोन्स दिया करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा चल रहा था। उसके बाद होता क्या है कि 1928 के बाद this support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929। देखिए, ये जो शॉर्ट टर्म ये जो सपोर्ट थी, जो शॉर्ट टर्म लोन दिए जा रहे थे, जो छोटे छोटे लोन्स जर्मनी को दिए जा रहे थे, ये अमेरिका वापस ले लेता है। या हम कह सकते हैं वो कहता अब हम नहीं दे सकते, और जितना दे रखा है वो हमें धीरे धीरे आप वापस करिए। उसका कारण ये होता है कि जो अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज होता है वो क्रैश कर जाता है। और ये कब होता है, 1928 के बाद होता है, मतलब 1929 में ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, fearing a fall in the prices, people made frantic efforts to sell their shares। अब देखिए, लोगों को लगता है कि जो है fearing a fall in price, लोगों को लगता है कि अगर हमने जल्दी से शेयर नहीं बेचे तो हमारे शेयर क्या होंगे, उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा डिवैल्यू हो जाएगी या घट जाएगी, हम कह सकते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लोग जो है जल्दी जल्दी में अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। उसके बाद देखिए, ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर को जो है 13 मिलियन शेयर बेच दिए जाते हैं। ठीक है, 13 मिलियन शेयर बेच दिए जाते हैं, मतलब 130 लाख शेयर जो है एक दिन में बेच दिए जाते हैं। और ये बात है 24 अक्टूबर की, एक दिन में 13 मिलियन शेयर बेच दिए जाते हैं। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और यहीं से शुरुआत हो जाती है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की। ठीक है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत होती है। और ये केवल और केवल यूएसए में ही नहीं होता है, इससे क्या होता है कि पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ता है। क्या होता है, दिस वाज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसी के बाद जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है। कहता ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाई हाफ। देखिए, 3 साल के अंदर जो है यूएसए की जो नेशनल इनकम है वो आधी हो जाती है, इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं घट जाती है। उसके बाद क्या है, फैक्ट्री शट डाउन, एक्सपोर्ट फेल, फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स विथड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। अब देखिए, इसका जो फैक्ट्रीज होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स जो है वो भी बंद हो जाता है। उसके बाद फार्मर्स जो है
उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और जो स्पेकुलेटर्स थे वो मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था वो लोग मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। कहता जर्मन इकोनॉमी वॉज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखिए अमेरिका ही था जो सपोर्ट कर रहा था जर्मनी की, और जब अमेरिका अपने हाथ खींच लेता है तो जर्मनी की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, द जर्मन इकोनॉमी वॉज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मन इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, ठीक है। 1932 बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज reduced to 40% ऑफ द 1929। देखिए 1932 तक क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है वो घटकर जो है 40% घट हो जाता है, ठीक है, मतलब 60% घट जाता है। वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ 1929 लेवल। तो हम कह सकते हैं जितना 1929 में था उसका 40% घट जाता है, ठीक है, उसका 40% और घट जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बहुत सी फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब। देखिए जो वर्कर्स होते हैं उनकी जॉब चली जाती, या तो उनको बहुत कम पैसा दिया जा रहा था लेकिन वो लोग काम करने पे मजबूर थे, करते क्या, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एंड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। देखिए जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड थे, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते, मतलब 60 लाख लोग उस समय जो है अचानक से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देना बड़ी बात होती है, ठीक है। ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी मेन विद प्ले कार्ड्स अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। मतलब जर्मनी की गलियों में जो है आप लोगों को देख सकते थे, वो गले में एक पट्टी टांगे हुए, एक प्लेट टांगे हुए, उस पर लिखा होता था कि वो कुछ भी करने को तैयार, कोई भी काम करवा दो, लेबरी करवा दो, मतलब पढ़े लिखे लोग ये सारी चीजें करने के लिए तैयार थे, क्योंकि इतनी ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन था, लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं थी। क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है वहां पे जब आप देखेंगे। तो यहां पे कहता है अनएम्प्लॉयड यूथ प्ले कार्ड्स ऑन द सिंपली सेट ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर्स, आ जॉब डिसअपियर्ड, द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज। देखिए जॉब थी नहीं, अब जो यूथ था वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा था। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एनेक्सिटीज एंड फियर इन पीपल। देखिए जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी उसने लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर पैदा कर दिया, या हम कह सकते हैं एंजाइटी पैदा कर दी। अब लोग बड़े डरे हुए थे, घर कैसे चलेगा, खाना कहां से मिलेगा, और जो है इतनी हालत खराब थी। द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। देखिए जो सैलरीड एम्प्लॉयज थे, सैलरीड एम्प्लॉयज जो थे, द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज और पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। हमने जो है आपको पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस में पढ़ाया था कि जर्मन मार्क की वैल्यू कैसे घट रही थी। तो जो पेंशन वाले लोग थे, या हम कह सकते हैं जो सैलरीड पीपल थे, अब उनकी आप अंदाजा लगा सकते हो उनको तो उतना ही पैसा मिल रहा था और करेंसी की वैल्यू लगातार घटती जा रही थी, तो वो लोग जो है उनकी जो सेविंग्स थी वो भी लगातार घट रही थी। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर बिजनेस गेट ruined। जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, रिटेलर्स थे, वो लोग धीरे धीरे देख रहे थे कि उनका बिजनेस जो है धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था। पॉलिटिकली टू द वेमर रिपब्लिक वॉज फ्रैगिल। ठीक है, अगर आप वेमर रिपब्लिक को देखेंगे तो वो भी क्या थी, कुछ नहीं कर पा रही थी वो भी, क्योंकि इतना ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। द वेमर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स विच मेड unstable and vulnerable to dictatorship. One was proportional repression. This made achieving a majority by any one party a nearer impossible task, leading to the rule by the coalition. अब देखिए जब वेमर रिपब्लिक से भी कुछ नहीं हो रहा था, या हम कह सकते हैं तो कहीं ना कहीं जो है अब
यहीं से आगे चल के देखेंगे हिटलर का जन्म होगा। मीन्स हम कह सकते हैं हिटलर पावर में आएगा, क्योंकि वो यूथ को, अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसके पास रोटी नहीं है, तो उसको सपना दिखाया जाएगा कि जब हम पावर में आएंगे इतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे, यूथ जो है उसको पूरा सम्मान दिया जाएगा, सबको नौकरी दी जाएगी, रोजगार बढ़ाया जाएगा। तो यहीं से क्या है, धीरे धीरे लोग बहकावे में आते हैं और वहीं से एक हिटलर नाम का व्यक्ति उत्पन्न होता है, या हम कह सकते हैं एडोल्फ हिटलर का उदय होता है। कहता दिस मेड अचीविंग ए मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू रूल बाय कॉन्स्टिट्यूशन। Another defect was Article 48 which gave the president to the power to impose emergency। यहाँ पे एक आर्टिकल 48 था। अब देखिए देश में इतनी ज्यादा अगर सारी चीजें हैं कि लोगों के पास खाने को नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन चला लेंगे? ठीक है, कानून तभी तक माना जा सकता है जब तक पेट भरा हो। ठीक है, अब एक इंसान के पास खाने को नहीं है, वो कैसे कानून मानेगा? ठीक है, वो कुछ भी करेगा। तो यहां पर भी वही हो रहा था। उसके बाद जो आर्टिकल 48 है वो प्रेसिडेंट को इतना पावर देता था कि वो इमरजेंसी लगा सकता था। सस्पेंडेड सिविल राइट्स, अब इसमें क्या होता है, सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और यहां पे राष्ट्रपति शासन हो जाता है। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वेमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट cabinets lasting on an average 239 days, a liberal use of article 48। देखिए 239 दिनों में जो है लगभग हम कह सकते हैं, क्या कह रहा है कि विद इन इट शॉर्ट लाइफ द वेमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट, 20 अलग अलग कैबिनेट को देखा गया 239 दिनों में। ठीक है, 239 डेज में 20 अलग अलग कैबिनेट्स को देखा गया वेमर रिपब्लिक के द्वारा। तो ये सारी चीजें थी। ईयर ऑफ डिप्रेशन जो था ये, तो इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, इसके बाद का जो आपका आएगा वो राइज ऑफ हिटलर आएगा। तो अभी के लिए इतना ही।